पिछले 2 दिन से दुनिया भर के अखबारों में जो सबसे ज़्यादा छाया हुआ फोटो है वो है इन भाई साहब का। ये है वेनेजुएला कंट्री के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो, जिनको यूएसए की आर्मी उनके घर में जाके पकड़ के न्यूयॉर्क ले जाती है और कैदी के रूप में यूएस कोर्ट में प्रेजेंट करने वाली है। इस कहानी को डिटेल में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अमेरिका ऐसे कृत्य कैसे कर सकता है, किसी देश में जाके ये काम कैसे अंजाम दे सकता है और इसके अलावा भी इसने क्या क्या किया हुआ है। लेकिन उससे पहले एक हम कविता पढ़ते हैं। ये कविता जयशंकर त्रिपाठी जी की लिखी हुई है और उन्होंने कहा है कि हरदम प्राइज वॉर देखिए, ओपेक की हुंकार देखिए, भीतर भीतर प्यार देखिए, बाहर से तकरार देखिए, मालदार अय्यार देखिए, दौलत के अंबार देखिए, डॉलर की झणकार देखिए, चोरों की भरमार देखिए, विश्व बैंक बंटा धार देखिए, सूदखोर दुमदार देखिए, जुड़े तार बेतार देखिए, दोनों हाथ उधार देखिए, कर्जे से गुलजार देखिए, होते बंटा धार देखिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है वो तेल, डॉलर, अमेरिका इससे जुड़ी हुई है। तो जानिए इस कहानी को पूरी डिटेल में। तो ये है निकोलस मदुरो साहब। उनको अमेरिका की जो आर्मी है, उनकी जो यूएस आइवोजीमा शिप होती है, वो पकड़ के ले जाती है न्यूयॉर्क और इनके ऊपर एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस चलने वाला है। ये कहानी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, लेकिन जो ये एक्शन है 3 जनवरी 2026 को होता है। 30 मिनट के अंदर ही एक सेना आती है, कैराकस जो उनकी कैपिटल है उसमें बमबारी होती है। प्रेसिडेंट के पैलेस के ऊपर सेना के हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं, उनको पकड़ के जहाज में बैठा के न्यूयॉर्क ले जाते हैं। अब इस कहानी के जो मेन किरदार है, एक तो मदुरो साहब है, उनके ऊपर आरोप अमेरिका ने ये लगाया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो उनका न्याय विभाग है, उन्होंने आरोप लगाया है नार्को टेररिज्म का और ड्रग ट्रैफिकिंग का। नार्को टेररिज्म मतलब ड्रग्स और जो अपना आतंकवाद है उसको बढ़ावा देने का, और ड्रग ट्रैफिकिंग का कि जो पूरा ड्रग्स है, जैसे हमारे यहाँ पे भी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से भारत में आता है, उसी तरीके से अमेरिका में जो बड़े स्तर पे ये जो ड्रग्स फैला है उसका आरोप लगाया जाता है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पे। ये पहली बार हुआ है कि एक प्रेसिडेंट को एक आतंकवादी की तरह पकड़ के लाया गया। तो यूएस डिपार्टमेंट ने ये कहा है, जो प्रेसिडेंट मदुरो है वो तो आरोपी है ही, 2 दिन पहले ही उनकी जो पत्नी थी सीलिया फ्लोर्स, कि भाई हस्बैंड को ला दिया तो पत्नी को पीछे क्यों रखे, तो उनको भी आरोपी बनाकर उनको साथ में ही लाया गया। अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने कहा है कि इनको प्रोसिक्यूशन किया जाएगा यूएस सॉइल में, जैसे एक अपराधी को पकड़ के लाया जाता है, जैसे हमारी जो पुलिस फोर्सेज है वो पकड़ के लाती है, उसी प्रकार से एक देश के प्रेसिडेंट को लाया गया। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है ये किसी भी तरीके का यूएस की लैंग्वेज में ये किसी भी तरीके का कोई लॉ अपना इन्वेजन नहीं है, कोई रिजीम चेंज नहीं है, ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने के लिए पुलिस कैसे काम करती है उसी तरीके से ये काम किया गया। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसको ये अलो करता हो। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, और ट्रंप साहब जो भी अपने ऐसी एक्शंस लेते हैं सोशल मीडिया पे हाथों हाथ अपडेट करते रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कहीं पे भी जाता है तो व्हाट्सएप पे हाथों हाथ अपडेट मिल जाता है। ट्रंप साहब भी सोशल मीडिया पे इन एक्शंस का लाइव अपडेट देते रहते हैं। तो होता ही है, ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि यूएस फोर्सेज है वो वेनेजुएला में अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं, और जो उनकी कैपिटल है कैराकस, उनको अभी यूएस ही चलाएगा थोड़े टाइम के लिए। और वेनेजुएला के जो ऑयल रिसोर्स है, जो मेन कहानी तेल की है, तेल की धार देखिए वाली कहानी है, वो ठीक से उनको टैप करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे और इंटरनेशनली इसको बेचा जाएगा। अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान समझ नहीं आया है जिसके तहत कोई देश ऐसा कर सकता हो। तो इसके पीछे क्या हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये नक्शा है, ये अमेरिकी देश है। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे बड़े देशों में से एक है, और इसकी जो जीडीपी है 27 ट्रिलियन, अगर 2500 लाख करोड़ इतनी इसकी जीडीपी है, अगर रुपए की टर्म्स में बात करें, रुपयों की टर्म्स में। और वेनेजुएला की जो अपनी जीडीपी है वो है 139 बिलियन डॉलर की, जो कि राजस्थान की जीडी से भी कम है। लेकिन उसके बाद भी जो यूएसए उससे लगभग 250 गुना बड़ा है, उसको क्यों जरूरत पड़ेगी वेनेजुएला जैसे छोटे से देश पे अटैक करने की। तो इसको समझना है तो जरा ये ग्राफ देखिए आप। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये दुनिया के ऑयल रिजर्व्स हैं, जो तेल के, जो क्रूड ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे तेल पाया जाता है, संसाधन है क्रूड ऑयल के, उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज हैं वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। वेनेजुएला में अकेले में 303 बिलियन बैरल्स पाए जाते हैं, और एक बैरल में 159 लीटर तेल पाया जाता है, यानी लगभग 48 लाख करोड़ लीटर तेल है वो वेनेजुएला के अधिकार क्षेत्र में, पूरे उसकी जमीन के नीचे पाया जाता है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई और ये सब है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आगे बढ़ते हम जाएंगे तो जो सारे देश है जिनमें ऑयल इतनी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या तो यूएसए के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं,
यूएसए के एकदम अलाई जैसे हैं, नाटो के मेंबर टाइप हैं, एकदम भाई भाई जैसा रिश्ता है। और अगर ऐसा नहीं है और उसके बाद भी तेल पाया जाता है तो यूएसए ने उनके साथ उनके घर पे जाके मुलाकात ज़रूर की हुई है, भले वो ईरान हो, इराक हो, लीबिया हो या अपने दूसरे कोई देश हो। ठीक है, तो ये पूरी कहानी तेल से जुड़ी हुई है। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। ठीक है, तो होता इस कहानी में ऐसा है कि यूएसए का जो इंटरेस्ट है, यूएसए अगर एक देश के रूप में देखें तो उसकी सुरक्षा किसी भी तरीके से, उसके बॉर्डर पे कोई खतरा नहीं है, सबसे पावरफुल कंट्री है वो। ना ही उसको किसी दूसरे देश से अटैक का खतरा है कि कोई दूसरा देश उस पर हमला कर देगा। उसके बॉर्डर सिक्योर्ड है, उसके बॉर्डर नेचुरल बॉर्डर है जो समुद्रों से बनते हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा उनका जो इंटरेस्ट है अमेरिका का, वो है व्यापारिक हित। ये जो हमारे एलोन मस्क साहब है, वैसे ही अमेरिका में दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियां पाई जाती है। एक एक कंपनी है वो कई कई देशों से बड़ी, उनकी टर्नओवर और उनका जीडीपी वगैरह है। तो ऐसी जब व्यापारिक हित डायरेक्टली जुड़े हो, खासकर तेल जैसे रिसोर्सेज से, तब अमेरिका ऐसे कदम उठाने से हिचकिचाता नहीं है। ये कहानी जानने के लिए हम डिटेल में ये देखिए, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ एक फोटो है। ये अमेरिका है और ये कुछ छोटा साधारण सा देश है, और बैठे बैठे एक दिन मन किया, मुक्का मार दिया है। तो उन्होंने बोला कि भाई क्यों हम पे अटैक किया है। तो अमेरिका का कहना है कि यू पोज्ड अ पोटेंशियल थ्रेट, कि आप मुझ पे एक खतरा पैदा कर सकते हो। तो वेनेजुएला पर भी यही आरोप लगाया गया कि वेनेजुएला की जो एक्शन है मदुरो साहब की, जो उनके प्रेसिडेंट थे, उनकी एक्शन है वो अमेरिकी हितों पर खतरा पहुंचाती है। उनके ड्रग्स के कारण अमेरिकी समाज है उनको नुकसान हो रहा है, अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। वेनेजुएला के जो मदुरो है, उन्होंने कुछ दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है उनको एक ऑलिव लीव भी ऑफर की थी कि भाई आप आइए, शांति से बात करते हैं, बात खत्म करते हैं, क्यों झगड़ा करना है ना। लेकिन अमेरिका सुनता नहीं है और ये कहानी आगे बढ़ जाती है। और जब आगे बढ़ जाती है तो हमें समझना चाहिए कि अमेरिका को ऐसी क्या कमी आ गई, अमेरिका ऐसे काम कैसे कर सकता है। तो देखिए, अमेरिका को अगर पावर के रूप में देखें, उसकी सारी ताकत के अगर हम इवेल्युएट करें तो 27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी से लगभग 6 गुना ज्यादा बड़ा देश है। भारत के जो अपने मिलिट्री खर्च है उससे कई गुना ज्यादा खर्च अमेरिका का है। अमेरिका का जो पूरी दुनिया में मिलिट्री में खर्च होता है, जो रक्षा संसाधनों में खर्च किया जाता है, 40% ऑफ वर्ल्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो अमेरिका खुद करता है। यानी कि दुनिया के जो पहले नंबर अमेरिका है, उसके बाद जो टॉप 10 कंट्री, उनका मिलाकर भी इतना खर्चा नहीं है जितना अमेरिका का अकेले का है। पूरी दुनिया में 750 से भी ज्यादा ओवरसीज बेस बनाए हुए, मिलिट्री बेस टाइप बनाए हुए, और लगभग 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक है जो विदेशों में तैनात हैं। उनका कोई खतरा नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी तैनात है ऑयल रिसोर्सेज और अमेरिकी जो आर्थिक हित है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, इसके हम कारनामे और आगे देखेंगे, वो दुनिया के किसी भी कोने में सारी इंटेलिजेंस गैदर करने की कैपेबल है। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर है, सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स में से एक है, न्यूक्लियर ट्रायड है, और 11 से ज़्यादा इनके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट है ना। इसके अलावा दुनिया की जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अमेरिका की हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक देख लो, IMF देख लो, WTO देख लो, UN देख लो, UNSC देख लो, जो भी दुनिया के बड़े संस्थान हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे अमेरिका के या तो अधीन हैं, या अमेरिका के कहने पे चलते हैं, या फिर अमेरिका के लिए ही बनाए गए हैं, है ना। तो ये अमेरिका का डोमिनेंस है। और इस डोमिनेंस का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, 1953 में ईरान में होता है ऑपरेशन एजेक्स, है ना। ईरान जो होता है, ईरान में बड़े स्तर पे ऑयल के भंडार पाए जाते हैं, ये हमने देखा है। और उस टाइम पे ऑयल एक्सप्लोरेशन इतना ज़्यादा बाकी देशों में नहीं होता, तो ईरान में बड़े स्तर पे पाया जाता है। ईरान के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे जो ऑयल कंपनीज होती है उनका नेशनलाइज कर देते हैं। अपने कंट्री में जो भी तेल के संसाधन उसको नेशनलाइज कर देते, मतलब सरकारी कंपनी बना देते हैं। और वो चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आती है, तो उनकी जो CIA है, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की, वो जाती है और मोहम्मद मोसादेज को हटा देती है, और उनके स्थान पे लाया जाता है शाह का, मोहम्मद रेजा पहलवी को। और उसके कारण लंबे समय तक ईरान में इंस्टेबिलिटी आती है। उसके बाद 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, और ये जो खोमेनी और ये जो इस्लामिक लीडर हैं उनकी नेतृत्व में ईरान में तख्ता पलट होता है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है। बड़े समय तक ईरान में इंस्टेबिलिटी रहती है, और ये इंस्टेबिलिटी का असर आज भी देखने को मिलता है। आज भी अमेरिका ईरान को धमकी देता है, आज भी ईरान है वो ऐसे उनके राष्ट्रपति, उनकी जो पूरी सुरक्षा सिस्टम है वो अमेरिका से हमेशा भिड़ता रहता है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम ईरान का है। देन एक कंट्री, बहुत छोटी सी कंट्री है ग्वाटेमाला, है ना, बहुत ही छोटी सी कंट्री ग्वाटेमाला, अपनी लैटिन अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है। और ग्वाटेमाला जो कंट्री है, यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट होते हैं जैकब अर्बेज, है ना।
और CIA क्या करती है, ये रिफॉर्मिस्ट होते हैं, रिफॉर्मिस्ट मतलब ये अपने सुधारवादी नेता होते हैं। और जैकब अर्बेज को अमेरिका की CIA वो ओवरथ्रो कर देती है इस प्रेटेक्स्ट पे, इस आधार पे कि भाई ये जो है कम्युनिस्ट उसमें जा सकते हैं, अपने जो सोवियत संघ है उसके साथ मिल सकते हैं, और हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमारे पड़ोस में कोई जो कम्युनिस्ट है वो लीडर शासन करे, क्योंकि कम्युनिज्म फैलेगा एक बीमारी की तरह और उससे अमेरिका को खतरा आ जाएगा। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, वहाँ की जो मिलिट्री है उनके लीडर को वहाँ पे बना देते हैं। और ये जो मोटिवेट होता है, अमेरिका की कंपनी होती है यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, है ना, उनके कॉरपोरेट इंटरेस्ट होते हैं, कंपनी के इंटरेस्ट होते हैं, उसको बढ़ाने के लिए ये कू किया जाता है। और उसमें 36 ईयर तक, 36 साल तक सिविल वॉर चलता है और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है ना। तो जेनोसाइड होता है, इंडिजिनियस लोगों के खिलाफ जेनोसाइड, मतलब बड़े स्तर पे लोगों को मारा जाता है, और जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो ये तो थी दूसरी कहानी। इसके बाद एक और कहानी होती है चिले में। चिले एक छोटा सा दक्षिण अमेरिकी देश है ना, और चिले में भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है, लगभग किरदार अलग होते हैं, कहानी सेम होती है। और मिलिट्री को होती है सल्वाडोर एलेंदे के अगेंस्ट, और जो लीडर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनके खिलाफ मिलिट्री कू होती है, और अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। और अगस्त पिंचर्ट के अंदर में उनकी लीडरशिप में मिलिट्री कू होती है, उनके मिलिट्री लीडर है वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाता है, और लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी, लंबे समय तक अस्थिरता का माहौल रहता है चिले में। और डिक्टेटर्स जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको वापस रास्ते में आने में कई साल लग जाते हैं, है ना। जो अपनी रिजीम चेंज होता है डेमोक्रेसी को हटाकर, वो अथॉरिटेरियन इंस्टेबिलिटी लाती है, लंबे समय तक चलती है। उसके बाद में एक और कहानी है पनामा की। पनामा बहुत छोटा सा देश है, पनामा नहर भी जहाँ पाई जाती है, और वहाँ पे भी अमेरिका कुछ ऐसा ही काम करता है। और अमेरिका यहाँ पर डायरेक्ट मिलिट्री इन्वेजन करता है, डायरेक्ट पूरी मिलिट्री भेजती है और इन्वेड करता है। और उनके लीडर होते हैं मैनुअल नोरिगा, उनको पकड़ के, मैनुअल नोरिगा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैनुअल उन साहब को पकड़ के इमीडिएट जो होते हैं उनको करते हैं कि प्रो US गवर्नमेंट लगा देते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट को हटाया, अपने प्रेसिडेंट को लगा दिया। वेनेजुएला वाले केस में भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि वहाँ के जो अभी नोबेल प्राइज मिला था उनको शायद वापस प्रेसिडेंट बनाने में अमेरिका हेल्प कर सकता है ना। तो ये पूरी कहानी चलती है। और सिविलियन कैजुअलिटी भी बड़े स्तर पे पनामा में देखी जाती है, और इसका असर आज भी वहाँ की पॉलिटिक्स में देखा जाता है। वहाँ की पॉलिटिक्स आज भी प्रो US और एंटी US की पर चलती है। इसके बाद इराक अगर आप देखो, अपनी $270 बिलियन की इकोनॉमी होती है, और इराक में होते हैं हमारे अपने सद्दाम हुसैन जी होते हैं। और सद्दाम हुसैन वहाँ के बहुत ही मजबूत नेता होते हैं, और अमेरिका वहाँ पे 2003 में इस बात पे अटैक करता है कि वहाँ पे जो वेपन्स है ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत ही ऐसे हथियार पाए जाते हैं जिनसे पूरी जनसंख्या उसको ख़त्म किया जा सके, परमाणु हथियार टाइप, उस आधार पे इराक में हमला किया जाता है। वेपन्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उस वेपन्स के जिस पे आरोप लगते हैं सद्दाम हुसैन जी, उनको लटका दिया जाता है, उनको फांसी दे दी जाती है। तो इस तरीके से पूरी कहानी इराक में चलती है। और इराक का जो पूरा आउटकम होता है वो फुल स्केल इन्वेजन होता है, सद्दाम हुसैन को थ्रो कर दिया जाता है। और ये होता है कि लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी, और सबसे बड़ा जो खतरा हमारे देश के ऊपर भी उसका असर दिखता है, वो होता है राइज ऑफ ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इराक में राइज करती हैं, और उसके कारण स्टेट बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। और आज भी वहाँ पर इसका असर देखा जाता है, वहाँ पर आज भी इंस्टेबिलिटी है, गरीबी है, टेररिज्म है, और सिविल वॉर टाइप स्थिति आज भी बनी हुई है। इराक के बाद आता है लीबिया के होते हैं गद्दाफी। लीबिया छोटा सा कंट्री है, और उसकी इकोनॉमी, यहाँ पर लीबिया में जब हमने वो ऑयल वाला देखा था, तो लीबिया में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और $48 बिलियन की इकोनॉमी है। उसको ओवरथ्रो किया जाता है नाटो एक्शन द्वारा। नाटो जिसमें लगभग 32 देश हैं, 32 देशों की वो पूरी ग्रुपिंग है, तो वो नाटो एक्शन होती है, और वो रेबल्स को बैक करती है। जो अपने गद्दाफी जी हैं, सॉरी, जो लीबिया के जो लीडर होते हैं अपने, ये गद्दाफी, ये 40 साल तक लीबिया में शासन कर रहे होते हैं, तो उनके जो रेबल्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है नाटो फोर्सेज, और गद्दाफी साहब को उखाड़ के उनकी पूरी सत्ता को फेंक दिया जाता है। और ये पूरी जो कहानी होती है, इसके कारण ये होता है कि रिजीम पूरा कोलैप्स हो जाते हैं। मिलेशिया रूल आता है, जो अपने रेबल्स होते हैं, जो उनके विरोधी होते हैं गद्दाफी के, उनका रूल आ जाते हैं। काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो पूरा देश की सत्ता को हत्या लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ओपन स्लेव मार्केट शुरू हो जाता है, लोगों को ऐसे सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता है ना। तो कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं बन पाती, और लीबिया में इस बात का असर आज भी दिखता। तो ये तो थी छठी कहानी। इसके बाद में आता अपने पड़ोस में अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इस तरीके से कि यहाँ पर जो भी बड़ा साम्राज्य आया है, भले वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, रूस हो,
कोई भी हो यहाँ पे फेल हुआ। लेकिन 2001 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए अमेरिका यहाँ पर ऑपरेशन चलाता है, एयरबेस रखता है, मिलिट्री प्रेजेंस रखता है, ट्राई करता है एटलीस्ट उतने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के नाम पे कि हम यहाँ पे स्टेबल सरकार बनाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान में भी कहानी कुछ जमती नहीं है। तालिबान को ओवरथ्रो करके आते 20 साल तक मिलिट्री ऑक्यूपेशन रहता है, और ये होता है कि तालिबान टेम्परेरी तो हट जाता है, लेकिन 2021 आते आते तालिबान वापस मजबूत हो जाता है, और 15 अगस्त 2021 आई थिंक उस टाइम पे तालिबान वापस टेक ओवर कर लेता है, और लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी है। कहानी इस तरीके से खराब हो जाती है कि अफगानिस्तान में आज भी स्टेबिलिटी नहीं है, नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं है, आज भी वहाँ पे शांति नहीं है। और ये पूरी कहानी ये बताता है कि अमेरिका के जो नेशन बिल्डिंग की जो उनके प्रेटेक्स्ट होता है, ये होता है कि हम एक देश को स्थापित करेंगे, देश को शांतिपूर्ण तरीके से बसाएंगे, वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है, और अनसस्टेनेबल जो आउटकम होता है उसके कारण गवर्नमेंट वहाँ पे कोलैप्स हो जाती है ना। तो ये अफगानिस्तान की कहानी है। इसको अगर देखो, इसके बाद में अभी अपना वेनेजुएला का हुआ है, तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश ऐसा कर कैसे सकता है ना। तो जावेद अख्तर साहब की एक कविता है, और जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर पहले ऐसा ना था, गिले शिकवे भी थे मगर ऐसा ना था। कि भाई ये जो घर होता है, जो पूरी दुनिया एक घर की तरह अगर हम माने, तो पहले कभी लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी। हम जो लोग हैं परिवार के, इनके आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, गिले शिकवे थे, शिकायत थी, हम उसको बैठ के बात करते थे। लेकिन बात यह है दोस्तों कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, वो घर की तरह नहीं चलते। आप और मैं दोस्तों की तरह बैठ के जैसे सुलझाते हैं, वैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं चलते हैं। जस्टिफिकेशन जो होता है इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी किसी भी एक्शन का, जो पिछले कुछ स्लाइड्स में हमने डिस्कस किए हैं, इन सब का जस्टिफिकेशन सिर्फ यही है कि जो स्ट्रांग है, जो मजबूत है, वो वही काम करता है जो इसकी मर्जी हो। ठीक है, स्ट्रांग डू व्हाट दे वांट टू डू एंड वीक सफर व्हाट दे हैव टू सफर। कि मजबूत जो देश है वो वही करेगा जो उसकी मर्जी है, और कमजोर जो देश है वो उसको सहन करता रहेगा जब तक उसको सहन करना पड़ेगा, है ना। तो कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाती हो। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल लॉ, कानून, सारे जो मोरल आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, ये सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। जब अमेरिका जैसा पावरफुल देश या कोई भी पावरफुल देश ऐसी कोई एक्शन लेता है, तब उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता, वो सिर्फ इतना कहता है कि हम करेंगे जो हमारे हित में है। एक टर्म आती है नेशनल इंटरेस्ट, और इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे मिसयूज्ड और ओवर यूज जो टर्म है वो नेशनल इंटरेस्ट की है, कि इसके नाम पे कोई भी चीज़ को जस्टिफाई कर दिया जाता है। और एक टर्म होती है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन। और शक्ति का संतुलन जब तक किसी कंट्री के पक्ष में रहता है, वो कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचता नहीं है, वो कोई भी ऐसा काम करने से पहले किसी को जवाब नहीं देता है, काम करने के बाद भी कोई सॉरी नहीं बोलता है, वो वही काम करता है जो उसके हित में है ना। तो ये कहानी है अमेरिका के इन्वेजन की। तो अमेरिका की जो हेजेमनी है पूरी, इसके हमने फैक्टर्स बताए कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका की दुनिया के जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अमेरिका का सबसे डोमिनेंट रोल है। अमेरिका दुनिया के जो बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे यूनाइटेड नेशंस, उनके फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं। और अमेरिका जो पूरी दुनिया है उस पर ना सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस रखता है, बल्कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों में ही अमेरिका लीड करता है ना। जो अपने सारा ट्रेड है, सारी जो एमएनसीज हैं, जितने बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उन सब में भी अमेरिका का डोमिनेंस है ना। तो अमेरिका वो करता है जो उसके हित में है, जो उसको सही लगता है। और इसी संदर्भ में अभी जो राइज हो रहा है चाइना का, और तो जो चाइना के राइज होने के बाद चाइना भी कुछ ऐसा ही करे, ऐसा ही करेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है कि कल को चाइना ताइवान पे जाकर भी ऐसा कुछ कर दे। कल को चाइना जब मजबूत हो जाए, कुछ ऐसा एक्शन ले ले, तो इसमें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा ही होता है। वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ सरप्राइज वाली बात नहीं है कि भाई मजबूत देश है, पावरफुल देश ने उसने कमज़ोर देश पे कुछ ऐसा कर दिया। भारत उसका एक्सेप्शन हो सकता है कि इतना बड़ा देश होने के बाद भी भारत के इतिहास में कभी भी किसी दूसरे देश पे इन्वेजन करने की नीयत से, पॉलिसी अपने एक्सपेंड करने की नीयत से कोई ऐसा अटैक नहीं किया गया। लेकिन सभी देश भारत के जैसे होते नहीं। तो भारत का क्या रिस्पॉन्स रहा है अमेरिका की पूरी कार्रवाई पे? तो भारत ने बहुत ही गिने चुने, बहुत ही नपे तुले शब्दों में ये कहा है कि अमेरिका जो वेनेजुएला में जो एक्शन हुई है उसको हम ठीक से देख रहे हैं, और उस बात को लेकर थोड़े से चिंतित हैं। ना तो भारत ने ये कहा है कि एक्शन गलत है, ना ये कहा है कि बहुत बढ़िया, क्या एकदम मज़ा आ गया है, ये बात भी नहीं कही है। भारत ने सिर्फ इतने कहा है कि हम क्लोजली इस सिचुएशन को देख रहे हैं। हमारी जो एम्बेसी है कैराकस में,
उसको हमने बोल दिया कि भारत के जो भी मेंबर्स हैं उनको थोड़ा ध्यान रखे, उनको ठीक ठाक उनकी सुरक्षा का इंश्योर करे। और हम इन सभी जो कंसर्न पार्टीज है, जो भी इसके रेलेवेंट स्टेक होल्डर, उनसे यही कहते हैं कि आप शांति से डायलॉग से बैठ के मिल बांट के मामला सुलझा दीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने ट्रम्प अपने पुतिन साहब है उनसे भी कुछ साल पहले कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन ये सिर्फ अपील की जा सकती है। पावरफुल देश इसको सुनेगा नहीं सुनेगा ये उस बात पर निर्भर करता है कि पावरफुल देश के हित जो है, इंटरेस्ट है, वो कहाँ पर है। तो ये कहानी थी अमेरिकी हेजेमनी की, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग सालों में अमेरिका ने क्या क्या किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको थोड़ा अच्छे से समझ आया होगा, इसके फैक्टर समझ आए होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा और कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, या अमेरिका की हेजेमनी पे आप क्या विचार रखते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।